मैं वर्षा आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने जैसा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन को कवर कर रहे थे हम लोग, उसमें जो है दोस्तों हम लोग बहुत सारे महत्वपूर्ण कवियों को भी पढ़ा। और दोस्तों लगभग मैंने 3 क्लासेस आपको उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली को विथ एक्सप्लेनेशन अच्छे से कराया। तो दोस्तों आशा करते हैं वो आप लोग को क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ और भी महत्वपूर्ण अन्य कवि रह गए हैं जो कि हम लोग उसको अच्छे से एक बार कवर कर लेंगे। 3-4 क्लासेस और रहेंगे, तो इस प्रकार से हम लोगों की पकड़ रीतिकाल में एक बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों और हाँ, उसके बाद दोस्तों मैं लास्ट क्लास में जैसा कि आप लोगों ने कई बार बोला है कि मैम पंक्तियाँ भी साथ में कराइए, तो मैं पंक्तियाँ जैसे कि लास्ट में तो एक आध कवियों का करा दे रही हूँ, बट एक क्लास में लास्ट में मैं जितने भी महत्वपूर्ण रीतिकालीन के कवि हैं, जितने भी मैंने आप लोगों को बताया उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं वो मैं आप लोग को कराऊंगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक है? तो दोस्तों ठीक है, आज की क्लास में दोस्तों हम लोग चलते हैं, अपना कवर करते हैं अच्छे से। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं घनानंद के बारे में, ठीक है? अब बात आती है, घनानंद रीतिकाल के कवि तो हैं, लेकिन मैंने आप लोग को बताया था कि रीतिकाल का जो वर्गीकरण है वह 3 जो है वर्गों में विभाजित है: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। तो ये जो घनानंद जी हैं ना, वह रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। रीतिमुक्त में दोस्तों कौन कौन से कवियों को मैंने बताया था? घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ठीक है? कौन कौन से कवि? घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, जिसमें से हम लोग आज घनानंद के बारे में पढ़ने वाले हैं। रीतिमुक्त धारा की अब आपको एक तरीके से छोटा सा परिभाषा आप लोग को बता देती हूँ कि इस वर्ग में दोस्तों उस प्रकार के कवि आते हैं जो रीति के जो है बंधन से पूर्णतः मुक्त होते हैं। देखिए, नाम से स्पष्ट होता है रीति मुक्त, ठीक है? तो ये जो है रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त होते हैं। और इन्होंने जो है निरूपण करने वाले जो ग्रंथ, लक्षण ग्रंथों की रचना इन्होंने बिल्कुल नहीं की है, और हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर अपनी काव्य रचना की है, ठीक है? ये आप लोग को याद रखना है। और रीति मुक्त धारा के कवियों में कितने कवि आते हैं आप लोग को ये याद रखना है। फिर अब आता है, हम लोग चलते हैं अब सामान्य जानकारी की तरफ। तो रीतिकाल में जो ये घनानंद जी हैं, इनका जन्म कब हुआ? 1689 ईस्वी में, ठीक है? अब इनकी मृत्यु कब हुई? 1339 ईस्वी में, ठीक है? अब इनका जो है जन्म स्थान पूछता है, इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ? बुलंदशहर में। मृत्यु इनका वृंदावन में हुआ था, ठीक है? और यह किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो यह जो है निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रेयसी कौन थी? गणिका सुजान, ठीक है? ये पूरा जान लीजिए, इनका जो सामान्य जानकारी है ना, सुजान पे ही टिका हुआ है, इनकी रचनाएं भी। अब वो कैसे है, मैं आप लोग को जैसे स्टेप बाय स्टेप नीचे पढ़ाऊंगी तो आप लोग को समझ में आएगा, बट ये आप लोग को याद रखना है। और इनके आश्रयदाता कौन है? आश्रयदाता दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है? पूछता है कि मोहम्मद शाह रंगीले किसके जो है आश्रयदाता थे, तो आपने बताना है कि घनानंद के। अब ठीक है, हो गया इतनी सारी चीज़ें। अब हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं कि रीति धारा के जो ये कवि हैं उनकी महत्वपूर्ण पॉइंट एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। रीति मुक्त धारा के ये एक प्रकार के श्रृंगार कवि थे, ठीक है? घनानंद जो थे वह रीति मुक्त धारा के श्रृंगार कवि थे। और घनानंद की कविता में सुजान शब्द, ठीक है, सुजान शब्द जो कि इनकी प्रेयसी थी, सुजान शब्द का बारंबार प्रयोग हुआ है। यह सुजान शब्द कहीं कहीं कृष्ण तो कहीं तो उनकी जो है जो सुजान नर्तकी थी उनके लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को ये याद रखना है कि घनानंद की कविता में सुजान शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, ठीक है? अब ये सुजान जो है कौन थी? इनकी प्रेयसी थी, और यह दोस्तों ये नर्तकी थी। आप लोगों को ये जो है याद रखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बार बार सुजान शब्द आ रहा है नाम, तो दोस्तों एक छोटी स्टोरी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको घनानंद जी के बारे में। ये जो है ये सुजान नामक जो है वेश्या से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। एक दिन जो है दरबार के जो मतलब बादशाह थे, कुचक्री ने बादशाह से कहा कि, अब कुचक्री मतलब जो थोड़े दुष्ट टाइप के थे, जो थोड़ा होते हैं ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर देते हैं,
तो उन्होंने जो है बादशाह से कहा कि मीर वंशी साहब गाते बड़ा अच्छा हैं। तो ये जो मोहम्मद शाह रंगीले थे, उनके जो है आश्रयदाता थे किसके, घनानंद के, ठीक है। तो उन्हीं को ही जो है दोस्तों मीर मुंशी कहा है इन्होंने। तो मीर मुंशी साहब बहुत अच्छा गाते हैं। जब बादशाह ने इन्हें गाना सुनाने को कहा तो ये जो है बहुत ज़्यादा टाल मटोल करने लगे हैं। तो तब लोगों ने जो है कहा कि ये इस तरह नहीं गाने वाले हैं, यदि इनकी प्रेमिका सुजान अगर कहेंगी तब ये गाएंगे। तो ये हुआ कि फिर बुलाया जाए भाई सुजान को, जो थी वहाँ की नर्तकी। तो घनानंद ने उसकी ओर मुँह करके मतलब और बादशाह की ओर, मतलब कि सुजान की तरफ मुँह करके जो इनकी प्रेसी थी, और बादशाह की तरफ पीठ करके गाना सुनाने लगे। तो भाई बादशाह इनके गाने पर तो प्रसन्न हुए, किंतु इनकी जो ये तरीका था ऐसा, तो उससे ये नाराज़ हो गए राजा। तो उन्हें जो है शहर से बाहर जो है निकल जाने का उन्होंने हुक्म दे दिया। मोहम्मद शाह रंगीले उनके जो बादशाह थे, भाई बुरा तो लगेगा ही ना, एक तो तुम्हें जो है गाना गाने के बुला, तुम सीधे ही राज दरबार में आके अब मेरी तरफ पीठ कर दिए हो और अपनी प्रेमिका की तरफ जो है करके गाना गा रहे हो। तो इंसल्टी महसूस हुई उनको, तो उन्होंने जो है शहर से ही बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। तब उन्होंने जो है सुजान से, जो घनानंद थे उन्होंने सुजान से कहा कि चलो साथ में चलते हैं। तो सुजान ने जो है इनकार कर दिया, हाँ, कि जो है मैं नहीं साथ में जाऊंगी। तो उनके अंदर जो घनानंद जी थे इतना ज़्यादा मतलब वैराग्य उत्पन्न हो गया कि ये वृंदावन आ गए। वृंदावन आके जो है निम्बार्क संप्रदाय के में दीक्षित हो गए और वैष्णव हो गए थे। तो ये जो है रही दोस्तों थोड़ी सी स्टोरी सुजान के बारे में। अब दोस्तों अब आता है कि घनानंद की काव्य कृतियाँ क्या थी, ठीक है। यहाँ से प्रश्न अच्छा बनता है। इनकी जो है काव्य कृति है बहुत ही फेमस सुजान सागर। देखिए इनके नाम से ही, प्रेयसी के नाम से ही इम्पोर्टेंट की रचना है सुजान सागर। ये तो आप लोग फटाक से कर लेंगे, यहाँ सुजान सागर नाम आया तो घनानंद की कृति है। फिर है इश्कलता, विरह लीला जो कि फारसी छंद में है और ब्रज भाषा में है। फिर है रस केली बल्ली, कोकसार, कृपा कांड और इश्कलता। फिर है यमुना यश, ठीक है। ये सब जो है किसकी रचना है, तो ये सब दोस्तों घनानंद की जो है रचना है। फिर है आता है कि रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है इनके बारे में, घनानंद जी के क्या है वह कथन तो हम लोग को पढ़ना ही है। तो देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके संदर्भ में कहा है कि यह वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं, ठीक है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। जो प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबादानी का दावा करने वाला ब्रज भाषा का ऐसा दूसरा कवि नहीं हुआ। दोस्तों ये जो है कथन पूछता भी है, तो आप लोग को बताना है यह कथन घनानंद के संदर्भ में है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही एक और जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर एक और पॉइंट है रामचंद्र शुक्ल जी के रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है घनानंद के संदर्भ में कि भाषा के लक्षण एवं व्यंजन बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को ही थी। दोस्तों आप लोगों को ये जो मैं तीनों पॉइंट बताई हूँ रामचंद्र शुक्ल जी का जो कथन है घनानंद के संदर्भ में, आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो रही जो है घनानंद जी के बारे में। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं आलम। आलम जो है दोस्तों किस प्रकार के कवि हैं रीति काल में, तो दोस्तों मैंने बताया था कि जो रीति मुक्त धारा के कवि हैं उनमें कौन कौन से कवि आते हैं बताइए।